नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के उन ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। मतलब ये सिर्फ सत्ता में बदलाव नहीं है, ये कई राज्यों में दशकों पुरानी राजनीतिक जड़ों के पूरी तरह से उखड़ जाने की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे 2026 के चुनाव नतीजों से, फिर देखेंगे बंगाल का वो ऐतिहासिक बदलाव, नतीजों के तुरंत बाद की सुरक्षा स्थिति, नया आर्थिक रोड मैप और आखिर में समझेंगे कि इस सब का राष्ट्रीय राजनीतिक गणित पर क्या असर पड़ने वाला है। भाग 1, 2026 के चुनाव नतीजे और वो आंकड़े जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। अब इन नतीजों का स्केल देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। पूर्वी और दक्षिणी भारत में दशकों से जो सरकारें जमी हुई थी वो पूरी तरह से पलट गई हैं। बंगाल में एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी को सीधे 206 सीटें मिली और टीएमसी सिर्फ 82 पर सिमट गई। वहीं तमिलनाडु में टीवी के 160 सीटों के साथ पुरानी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। केरल और असम की ये आंकड़े भी साफ इशारा कर रहे हैं कि देश की राजनीति अब एक बिल्कुल नई दिशा में जा रही है। और ये देखिए, 93%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में हुए ऐतिहासिक मतदान का प्रतिशत है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वोट डालने निकलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री ने भी इसे सिर्फ किसी पार्टी की जीत नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी जीत बताया था। इस चुनाव की एक और सबसे खास बात रही बड़े बड़े दिग्गजों का हारना। सोचिए, कद्दावर नेता अपने ही मजबूत गढ़ों में चुनाव हार गए। एक तरफ सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर जैसी अहम सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के कोलाथूर में वीएस बाबू ने एमके स्टालिन को मात दे दी। सत्ता विरोधी लहर और नए चेहरों पर जनता का ये भरोसा वाकई हैरान करने वाला है ना। भाग 2, बंगाल का ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव, एक 15 साल लंबे युग का अंत। अब जरा इन सीटों के बंटवारे को ध्यान से देखिए। बीजेपी ने यहाँ 2/3 बहुमत के साथ एक बहुत ही मजबूत बढ़त बनाई है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 206 सीटें जीतना, इसका सीधा मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के 1.5 दशक लंबे शासन का अब पूरी तरह से अंत हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिसकी शायद कुछ समय पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये फैक्ट साफ बताते हैं कि वहां की लीडरशिप किस तरह पूरी तरह से बदल गई है। सुवेंदु अधिकारी निर्विवाद रूप से इस चुनाव के जॉइंट किलर बनकर उभरे। उन्होंने बूथ लेवल की लामबंदी को एक ऐसे राज्यव्यापी जनादेश में बदल दिया जो वाकई अभूतपूर्व है। टीएमसी अब सीधे 2011 से पहले वाली स्थिति में आ गई है। तो ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये पूरी पूर्वी भारत की राजनीति में एक बहुत बड़े और लॉन्ग टर्म बदलाव का साफ संकेत है। भाग 3, नतीजों के बाद की सुरक्षा स्थिति और ग्राउंड रियलिटी। 500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ की उन कंपनियों की संख्या है जिन्हें चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। इतनी भारी तैनाती ये बताती है कि सत्ता का ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो उतना आसान नहीं है और स्थिति को कंट्रोल में रखना कितनी बड़ी चुनौती है। यहाँ आप इस डिप्लॉयमेंट का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। पूरे रीजन को स्टेबल रखने के लिए एक विशाल मल्टी एजेंसी सुरक्षा तंत्र की जरूरत पड़ी है। अकेले सीआरपीएफ की 200 कंपनियां हैं, साथ में डीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की भी भारी तैनाती की गई है। मतलब चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अब सवाल ये है कि इतनी सिक्योरिटी क्यों? देखिए, हालांकि वोटिंग काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण रही थी, लेकिन नतीजों के तुरंत बाद कुछ खास इलाकों में काफ़ी गंभीर झड़पें देखने को मिली। आसनसोल में पार्टी दफ्तर जला दिए गए, कूच बिहार में स्थानीय नेताओं पर हमले हुए और हावड़ा में भी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। इन्हीं फ्लैश पॉइंट्स की वजह से इस भारी सुरक्षा घेरे को बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह का ये बयान देखिए। उन्होंने साफ कहा है कि मतदान के बाद भी अगले आदेश तक सीएपीएफ की 500 कंपनियां पश्चिम बंगाल में ही रहेंगी। ये सीधा आदेश चुनाव आयोग की उस सख्ती को दिखाता है जिसके तहत वो राज्य में चुनाव के बाद होने वाली राजनीतिक हिंसा की पुरानी परंपरा को अब हर हाल में रोकना चाहते हैं। भाग 4, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक रोड मैप, अर्थव्यवस्था की नई वायरिंग।
अब बात करते हैं कि इस राजनीतिक बदलाव का अर्थव्यवस्था और विकास पर क्या असर पड़ेगा। नई सरकार के ये शुरुआती वादे बिल्कुल साफ हैं। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना और सबसे अहम, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम को मंजूरी देना। ये वो प्राथमिकताएं हैं जिन पर सरकार बिना वक्त गवाए तुरंत एक्शन लेने वाली है। और ये है वो बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक विजन। सागरमाला प्रोग्राम के तहत कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का विकास, भारतमाला परियोजना के जरिए हाईवेज का तेजी से विस्तार, नॉर्थ ईस्ट तक नए फ्रेट कॉरिडोर्स और साथ ही अर्बन मेट्रो और स्मार्ट सिटी की पहल। अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल को पूरे पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बना सकते हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल रहा है। प्रधानमंत्री का ये प्रतीकात्मक बयान हमें इस पूरी तस्वीर के अगले और सबसे जरूरी पहलू की तरफ ले जाता है। ये जीत सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है जो भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीड्रॉ कर रही है। भाग 5, राष्ट्रीय राजनीतिक गणित और इसका विस्तार। चलिए अब देखते हैं कि इन नतीजों से केंद्र का राजनीतिक और विधायी गणित कैसे सेट हो रहा है। ये टाइमलाइन बताती है कि 2026 कोई आम साल नहीं था। ये पूरे देश के नक्शे पर पुरानी राजनीतिक किलेबंदियों के ढहने का साल था। तमिलनाडु में 6 दशकों का द्रविड़ एकाधिकार टूटा, केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का शासन खत्म हुआ और बंगाल में भी एक लंबे युग का अंत हुआ। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, अगस्त 2029। ये तारीख केंद्र सरकार की लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्ति के लिए इतनी ज़्यादा अहम क्यों है? चलिए समझते हैं कि कैसे आज के ये चुनावी नतीजे उस तारीख का भविष्य तय करने वाले हैं। दरअसल विधानसभा की ये जीत सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म नेशनल पावर में तब्दील हो जाती है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 16 सीटें आती हैं। इनमें से टीएमसी के कब्जे वाली 5 सीटें अगस्त 2029 में खाली होने वाली हैं। अब क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने विधानसभा में इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, वो आसानी से उच्च सदन की इन सीटों पर कब्जा कर लेगी। इसका सीधा मतलब है कि 2029 तक राज्यसभा में उनका संख्याबल काफी बढ़ जाएगा, जिससे उन्हें अहम नीतियां और बिल पास कराने में बहुत मदद मिलेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित ये नया मॉडल अगले एक दशक में पूर्वी भारत को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ किस तरह से जोड़ेगा और उसे क्या नया रूप देगा। जैसे जैसे शासन का ये नया अध्याय खुलेगा, ये वो अहम सवाल है जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।